दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ बिल दिल्ली सर्विसेज बिल आज लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। सबसे पहले उन्होंने इसकी प्रामाणिकता बताई कि क्यों ये बिल बहुत ज़रूरी है और केंद्र का कितना अधिकार है। संघ राज्य क्षेत्र होने की वजह से केंद्र को शक्तियां हैं इस पर कानून बनाने की। पहले तो इसकी उन्होंने तर्क दी, उसके बाद कई बार उन्होंने केजरीवाल सरकार को घेरा। चर्चा के दौरान कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी ने उसका खंडन किया, विरोध किया। जवाब में ये बात उनसे कई सवाल पूछे कि आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये फैसला आया और आपको इस पर एक अध्यादेश लाने की ज़रूरत थी। उन्होंने बताया कि अध्यादेश बहुत ही किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होती है, तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन दिल्ली में कौन सी थी जिस पर इस काम के लिए आपको एक अध्यादेश लाना पड़ा। बहरहाल चर्चा जोर शोर से लोकसभा में अभी चल रही है और उसको थोड़ी देर में पास भी हो जाएगा, ऐसी उम्मीद लगती है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। संसद में आज मान मनोवल का दौर चलता रहा। लोकसभा स्पीकर विपक्ष के बिहेवियर से नाराज थे, लिहाजा अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्ष के नेताओं ने स्पीकर के केबिन में जाकर उनसे मुलाकात की और कहा कि उनको कोई शिकायत नहीं है, आप कृपया आकर स्पीकर की कुर्सी पर बैठे और सदन को चलाएं। बताया जा रहा है कि स्पीकर मान गए हैं, अब जब भी कार्यवाही शुरू होगी तो स्पीकर लोकसभा में आएंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने मल्लिकार्जुन खड़गे समेत टीम इंडिया के यानी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की और राज्यसभा में तमाम मुद्दों पर चर्चा होने देने की बात कही। मणिपुर पर मामला फंसा है। बताया ये जा रहा है कि सरकार भी विपक्ष को थोड़ा सा समझाने में कामयाब रही है। अब विपक्ष किसी नियम पे नहीं अड़ा है, लेकिन वो मणिपुर पर चर्चा चाहता है, लंबी चर्चा चाहता है। लेकिन एक क्लॉज अभी भी विपक्ष का जो है वो राज्यसभा के चलाने में बाधा पहुंचा सकता है। वो ये है कि विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पे जरूर अपनी बात कहें, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। नियम पर अब बात बन गई है, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के एंगल पे मामला एक बार फिर से फंसता नजर आ रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मणिपुर में हिंसा की गतिविधियां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और यहाँ पे दो समुदायों के बीच हिंसा बढ़ चुकी है। कुकी समाज के लोग अपने तरफ से हिंसा कर रहे हैं तो दूसरे तरफ मैतेई समाज के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। दोनों समुदायों के बीच दफन को लेकर जिस तरह से कुकी समाज के लोग जो लोग हिंसा में मारे गए थे उन्हें दफनाने को लेकर एक बार फिर से हिंसा देखी जा रही है। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में सुबह से हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। जगह जगह फायरिंग हो रही है और गोली बारूदों से पूरा मणिपुर जल उठ रहा है। वहीं विष्णुपुर में मैतेई समाज के लोग भी इनकी विरोध कर रहे हैं और दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। तो कह सकते हैं कि मणिपुर के हालात आखिर कब सुधरेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और यहाँ के हर किसी लोग की यही उम्मीद है कि सरकार इस पे जल्द से जल्द पहल करे, तभी जाके मणिपुर की हिंसा रुकेगी। नहीं तो लगातार दो समुदायों के बीच ऐसे ही हिंसा देखी जाएगी। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। नू इलाके में एक बार फिर से शांति स्थापित की जा सके और एक बार फिर से हालात पूरी तरह से सामान्य बन सके, इसको लेकर लगातार पुलिस दिन रात मशक्कत कर रही है और पूरे इलाके में जगह जगह बार बार गश्त की जा रही है। इस वक्त मैं उसी नलहर महादेव के मंदिर में मौजूद हूं जहां से जो जलाभिषेक यात्रा थी जिसके बाद पूरे इलाके में हिंसा भड़की थी और यहाँ पर फिलहाल जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है ममता सिंह, वो अपने काफिले के साथ पहुँची हैं और पूरा जो है यहाँ पर जायज़ा ले रही हैं, क्योंकि इस मंदिर के को लेकर कुछ वीडियोस जो है लगातार वायरल हो रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल जो ममता सिंह हैं वो यहाँ पर जो अन्य अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे पूरी ब्रीफिंग ले रही हैं, उनसे तमाम चीज़ों की जानकारी ले रही हैं कि जांच कहाँ तक पहुँची और किस तरीके से पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन फिलहाल चल रही है। प्रशासन लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहा है, लेकिन पहले जो प्रशासन की प्रायोरिटी है वो यही है कि जल्द से जल्द एक बार फिर से शांति स्थापित हो सके और एक बार पूरी तरीके से फिर से नू में शांति कायम रखी जा सके। कलिकांत के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 नू में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद जिस तरह से लगातार ही दक्षिण हरियाणा के अलग अलग जिलों में हिंसा हुई और उसी के चलते ही राज्य सरकार ने 5 अगस्त तक जो इंटरनेट सेवाएं थी उनको बंद कर दिया था और कई जिलों में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई थी। और इसी के चलते ही आज राज्य सरकार का फैसला आया कि 3 घंटे के लिए आंशिक रूप से जो लोगों को राहत देने के लिए 3 घंटे के लिए 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको बहाल कर दिया जाए। और इसी के चलते ही राज्य सरकार का जो इंटेलिजेंस विंग है वो पूरी तरह
इस मामले पर अपनी नज़र भी रखे हुए है और वहीं पर इस बात की भी जांच शुरू हो गई है कि आखिर इंटेलिजेंस विंग से चूक कहाँ हुई और इसी के चलते जो राजनीति है वो पूरी तरह गर्मा गई है, चाहे वो कांग्रेस है, जेजेपी है या दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं। हर एक पार्टी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपने निशाने पर लेने लगी हुई है। कैमरामैन कबीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ज्ञानव्यापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है और बनारस जिला अदालत के फैसले को बहाल कर दिया है। दरअसल आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए मुस्लिम पक्ष की सर्वे रोकने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के तौर पर माना जा रहा है। अदालत ने कहा कि न्याय के लिए सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक 21 जुलाई को बनारस जिला जज ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से सुनवाई खत्म होने तक सर्वे न करने को कहा था। दरअसल एएसआई सर्वे के खिलाफ पहले मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में और बाद में हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल फैसले के बाद अब दोबारा ज्ञानव्यापी मस्जिद का एएसआई सर्वे शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24। मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में आज मनोरा एमएलए हॉस्टल का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचे वो थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उनका नाम भी कार्यक्रम पत्रिका में था, बोर्ड पर भी उनका नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उनके नाम की कुर्सी भी यहाँ पर रखी गई थी और कुर्सी में भी यहाँ पर ये स्टिकर भी वहाँ पर लगाया गया था, लेकिन बाद में इस स्टिकर को वहाँ से हटाया गया और इस कुर्सी पर जाकर बैठे उप मुख्यमंत्री अजित पवार। आपको पता ही होगा पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में लगातार ये चर्चा ही चल रही है कि अजित पवार महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर शिंदे सीएम का नहीं पहुँचना ये दर्शाता है कि वो शायद नाराज चल रहे हैं और एकाएक उनके नाम का स्टिकर वहां पर हटाया गया और उस पर अजित पवार जाकर बैठे। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी संभव है। ऐसे में इस प्रोग्राम में सीएम शिंदे का ना पहुंचना और उनके नाम का स्टिकर वहां पर हटाकर उस पर अजित पवार का बैठना ये साफ दर्शाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ सही नहीं चल रहा। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। एक तरफ महिला पहलवानों ने उनके ऊपर यौन अत्याचार का आरोप लगाया था, तो वहीं अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की तरफ से आदेश दिया गया है एक संयुक्त कमेटी बनाने के लिए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कि किस तरह से उन्होंने गोंडा में अवैध रेत खनन करवाया और इसके साथ साथ ओवरलोडेड ट्रकें चलवाई हैं। एनजीटी ने निर्देश दिया है कि कमेटी ये रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर वहां जाकर जांच करे और 7 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करे। एनजीटी के इस आदेश के बाद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। कैमरामैन विजय के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। राजस्थान में सरकारी नौकरी की आस लगाए बेरोजगार लोगों को एक बार फिर से झटका लग सकता है। दरअसल राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते इस महीने निकलने वाली 7,000 से भी ज़्यादा सरकारी नौकरियों की भर्तियों पर अब ग्रहण सा लगता नजर आ रहा है, क्योंकि नियम ये कहता है कि बोर्ड के अध्यक्ष ही इन नियुक्तियों को जारी करते हैं, परीक्षा की पूरी व्यवस्था करते हैं। और जब बोर्ड के अध्यक्ष ने ही इस्तीफा दे दिया तो किस तरह से इन नियुक्तियों का विज्ञापन निकलेगा, विज्ञप्तियां निकलेगी, और इसे ही लेकर अब बेरोजगार खासे परेशान हैं। और यही कारण है कि राजस्थान के बेरोजगारों ने आज एक बार जयपुर में फिर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर के बाहर जाकर प्रदर्शन किया, सरकार से मांग की कि जल्दी से जल्दी नए अध्यक्ष की नियुक्ति करे, ताकि न केवल पुरानी सरकारी भर्ती के परीक्षा परिणाम जारी किए जा सके, बल्कि नई भर्ती परीक्षाओं का रास्ता भी फिर से खुल सके। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आज हजारों की संख्या में आशा कार्यकर्ता बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर उतर गई है और लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आशा कार्यकर्ता राज्य के सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवा देती है। बदले में सरकार उन्हें 1,000 रुपये मासिक भुगतान करती है। कोरोना के मुश्किल समय में भी आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों में अपनी सेवा दी, जिसके कारण कई लोगों की जान भी चली गई।
अब आशा कार्यकर्ताओं की सरकार से मांग है कि उन्हें पारितोषिक नहीं राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, साथ ही 25,000 मासिक वेतन चाहिए। इसके अलावा कोरोना महामारी में जो कार्यकर्ताओं की मौत हुई उनके घर परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी पेंशन को बहाल करने की भी सरकार से लगातार मांग कर रही है। और अब उनका जो धरना प्रदर्शन है वह काफी उग्र हो गया है। अब वो सरकार के साथ आर पार के मूड में आ गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल दौरे पर हैं। भोपाल में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और जो कार्यक्रम है वो सांस्कृतिक विभाग की तरफ से रखा गया, जिसका नाम है उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव। ये उत्सव 3 से लेकर 6 तारीख तक ये चलेगा। इस दौरान करीब देश भर के 500 से ज़्यादा कलाकार इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति यहाँ पर जब पहुंची तो उन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जिसका उद्घाटन किया इस पूरे महोत्सव का। और इस महोत्सव में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के बीच कांग्रेस ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं राष्ट्रपति के इस दौरे पर, इस कार्यक्रम में शामिल होने पर। कांग्रेस के जो नेत्री हैं शोभा ओझा, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जब यहाँ पर इस तरह के जो कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हैं, उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सोचना चाहिए और मणिपुर के जो हालात हैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। इस बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। यूजीसी के ताजा बयान में जारी लगभग देश के 20 शैक्षिक संस्थानों की मान्यता को रद्द किया गया है। यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने ये सूची जारी करते हुए बताया है कि देश भर में कई विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली से ही 8 विश्वविद्यालय हैं जो कि फेक थे। वहीं उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां से लगभग 4 हैं। वहीं बेंगलुरु, कर्नाटक, पौंडीचेरी, इनमें से एक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से 2 विश्वविद्यालय हैं। यूजीसी का कहना है कि वो राज्य सरकारों को समय समय पर इस तरह के शैक्षिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहता रहता है, लेकिन उसके बावजूद देखिए 20 शैक्षिक संस्थानों को यूजीसी ने फेक करार दे दिया। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। कर्नाटक हिजाब विवाद के करीब 1 साल बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के एक कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर विवाद शुरू हुआ है। इस वक्त हम हैं मुंबई के चेंबूर इलाके में और ये चेंबूर इलाके का एनजी आचार्य कॉलेज है और यहाँ पर 11th-12th के बच्चों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। खास तौर पे जो विरोध हो रहा है वो बच्चियों के ड्रेस कोड को लेकर हो रहा है। बच्चियों को सलवार सूट और हाफ जैकेट ऐसा ड्रेस कोड लागू किया गया है, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों ने, कुछ मुस्लिम बच्चियों ने इसको लेकर विरोध किया है। लेकिन इस बीच देखिए कि यहाँ पर तनाव का माहौल है, पुलिस भी तैनात है कि कोई यहाँ पे प्रोटेस्ट न करे। प्रिंसिपल का यहाँ तक कहना है कि अगर लड़कियाँ चाहें तो कॉलेज कैंपस के अंदर तक बुर्का और हिजाब पहनकर आ सकती हैं, लेकिन जैसे ही उनको क्लास में जाना होगा वो वॉशरूम में जाएं, अपना ड्रेस चेंज करें और ड्रेस कोड पहनकर ही कॉलेज में जाएं, अपने क्लासरूम में जाएं। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस एक बार फिर से राजभवन में भ्रष्टाचार विरोधी रूम खोल रखा है। इसके पहले पंचायत चुनाव में राज्यपाल ने हिंसा हो रही थी, उसके लेकर शांति पीस रूम खोला था और इस बार पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर राज्यपाल यहाँ पे राजभवन में यहाँ भ्रष्टाचार को लेकर एक रूम खोला है, जहाँ पे लोग अपने यहाँ भ्रष्टाचार हुए उनके ऊपर आरोपों को दर्ज करा सकते हैं। राज्यपाल का कहना है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार हो रहा है, शिक्षा जगत में करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, इसको लेकर राज्यपाल के पास संदेश जाएगा और राज्यपाल इस पे कार्रवाई करने का आश्वासन लोगों को दे रहे हैं। तो वहीं पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह रही हैं कि राज्यपाल अब हर जगह पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बंगाल में जिस तरह से शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार के आरोप हो रहे हैं, इन सब को लेकर अब राज्यपाल उस पे सीधा निगाह रखेंगे और जिन लोगों को शिकायत दर्ज करानी है वो राजभवन आके अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाकों में महाराष्ट्र विधानसभा के विधायकों के लिए एक नया हॉस्टल बनने जा रहा है, जिसका नाम है मनोरा एमएलए हॉस्टल, जिसका भूमि पूजन आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के हाथों हुआ।
इस मौके पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी मौजूद रहे। 40 मंजिलों वाला ये एमएलए हॉस्टल रहेगा और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो सुविधाएं हैं वो किसी 7 सितारा होटल से कम नहीं होगी। पिछले 5 साल पहले इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी और पुराने एमएलए हॉस्टल को तोड़ा गया था। तब करीब 850 करोड़ रुपए का इस प्रोजेक्ट का बजट था, लेकिन सरकार बदली और प्रोजेक्ट रुका रहा। अब इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1270 करोड़ को भी पार कर चुकी है और पिछले 4 सालों से कई विधायकों को महाराष्ट्र की सरकार 1 लाख रुपया रेंट अदा कर रही है। अब सरकार ने ये दावा किया है कि अगले 2.5 साल में मनोरा एमएलए हॉस्टल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के 288 और महाराष्ट्र विधान परिषद के 78 विधायकों को कमरा मिलने वाला है। कैमरामैन दिलीप अवेर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली में बाढ़ और बारिश के बाद लगातार डेंगू के मामले भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में तय किया कि आने वाले दिनों में अगर डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते हैं तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली सरकार कितनी ज़्यादा तैयार है। इसके अलावा इसमें तमाम दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नोडल ऑफिसर्स और अधिकारियों को बुलाकर ये समझाया गया कि 5% बेड्स को रिजर्व रखा जाए डेंगू के पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि वेबसाइट पर डेंगू के केसेस को अपडेट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि किस तरीके से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपात स्थिति आती है तो लोगों को ये जानकारी रहेगी कि आखिर किस अस्पताल में कितने बेड रिजर्व हैं और कितने नहीं हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार हर हफ्ते डेंगू केसेस की रिव्यू मीटिंग करेगी और आने वाली स्थिति को ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले लेने की बात की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जिस तरीके की परिस्थिति पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर बनी है, बाढ़ बारिश के अलावा अगर दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली, तो ऐसी परिस्थिति में जागरूकता अभियान के जरिए भी आम लोगों को, आम जन को जागरूक किया जाए कि डेंगू के केसेस ना बढ़ें। ऐसे में लगातार छिड़काव करके या फिर अलग अलग तरीके से जागरूकता अभियान से इन केसेस को रोकने का प्रयास दिल्ली सरकार फिलहाल करती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत बनाने के लिए मध्य रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। मध्य रेलवे मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनों के 771 महिला डिब्बों में सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रही है। इसके अलावा 480 कोचों में टॉकबैक सिस्टम की सुविधा शुरू करने जा रही है। इंफ्रारेड IR विजन के साथ महिला यात्रियों के लिए उन्नत सुरक्षा सुविधा वाले ये कैमरे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकेंगे और आपराधिक मामलों की जांच में मदद करेंगे। इन ट्रेनों में सीसीटीवी फुटेज की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा है। टॉकबैक प्रणाली की सुविधा महिला यात्रियों को आपात स्थिति के दौरान स्थानीय ट्रेन गार्ड से बात करने में मदद करेगी। किसी भी इमरजेंसी में कोई भी महिला सिर्फ एक बटन दबाकर माइक्रोफोन के जरिए गार्ड से बात कर पाएंगी। पिछले कुछ दिनों से लोकल ट्रेन में महिलाओं के साथ आपराधिक मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को रोकने के लिए मध्य रेलवे ने ये कदम जो है वो उठाया है। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर को तोड़ कर रख दिया है। फल सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और खासतौर पर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। न केवल टमाटर बल्कि बाकी सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दुकानदारों को बेहद ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि सब्जियां ज्यादा देर तक नहीं रहती, सब्जियां खराब हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको तमाम सब्जियां दिखेंगी लेकिन आपको ग्राहक नहीं दिखेंगे और दुकानदारों के चेहरे देखिए मायूस हैं। मायूस इसलिए हैं क्योंकि सब्जियां रोज लेकर आते हैं लेकिन बिकती नहीं है, पुरानी सब्जियां खराब हो जाती हैं। दुकानदारों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि सब्जियां नहीं बिक रही हैं तो सब्जियां खराब हो जाती हैं। ग्राहकों का कहना है कि लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं जिससे बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर को तोड़ कर रख दिया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। अहमदाबाद के 500 अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड का बकाया 650 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा है। अहमदाबाद हॉस्पिटल और नर्सिंग एसोसिएशन यानी कि आहना ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अहमदाबाद के तकरीबन 500 अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड के 650 करोड़ से ज्यादा सरकार पर बकाया है और निजी और ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पतालों को इलाज के बाद सरकार से भुगतान के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन यानी कि आहना ने सरकार से भुगतान के लिए शिकायत की है। इन मुद्दों पर विस्तार से बताते हुए आहना ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर
समस्या के समाधान की गुजारिश की है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन आयुष योजना के तहत लोगों को 5 लाख पहले किया जाता था और अब 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। लेकिन जब अस्पतालों को पैसे देने की बारी आती है, तब कहीं न कहीं बीमा कंपनियां और उनके द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों के तहत अस्पतालों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर अब आहना यानी कि अहमदाबाद नर्सिंग हॉस्पिटल एसोसिएशन ने शिकायत की है। कैमरा विभाग साहब भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़। उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा हो सकता है। यूपी पावर कारपोरेशन ने नए कनेक्शन की दरों में 20 से 25% तक वृद्धि का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा है। यूपी पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने प्रस्तावित कास्ट डाटा बुक में उपभोक्ता सामग्रियों की दरों में 20 से 25% तक वृद्धि का प्रस्ताव नियामक आयोग के सामने रखा है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है और फिलहाल पावर कारपोरेशन उत्तर प्रदेश नियामक आयोग के सामने अपने प्रस्ताव को जायज ठहराने में जुटा हुआ है। इसके अलावा पावर कारपोरेशन ने नए कनेक्शन पर डबल जीएसटी लगाने का भी प्रस्ताव रखा है। अगर ऐसा होता है तो नया कनेक्शन लेने पर बिजली का खंभा, तार और दूसरी तमाम सामग्रियां और उपकरण महंगे हो जाएंगे। उपभोक्ता परिषद और आम लोगों के विरोध को देखते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आश्वस्त किया है कि वो नए कनेक्शन पर बिजली की दरें बढ़ने नहीं देंगे और उसके लिए जरूरत पड़ने पर वो यूपी पावर कारपोरेशन के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। विदेश से डेड बॉडी लाना हुआ आसान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई केयर की शुरुआत की है और ये ई केयर किस तरीके से काम करेगा आइए आपको बता दें। केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों के जरिए ई केयर नाम की एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत के लिए नोडल एयरपोर्ट बनाया गया है। गुरुवार से इसकी शुरुआत हो गई है और साथ ही साथ ये भी जो है कहा गया है कि एयरलाइंस कंपनियां जो है वो एप्लीकेशन देगी। शव को लेकर जो भी सूचनाएं या व्यवस्थाएं होंगी वे सभी एप्लीकेशन के जरिए संबंधित लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि मृतक का रद्द पासपोर्ट भी होना अनिवार्य है। कैमरा पर्सन मोहम्मद रफीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर का पर्यटन उद्योग पिछले कुछ वर्षों से सफलता का एक नया अध्याय लिख रहा है। जो पर्यटन उद्योग जम्मू कश्मीर में कुछ वर्ष पहले तक काफ़ी बुरी हालत में था और हर वर्ष पर्यटकों की तादाद जम्मू कश्मीर में घटती थी, वहाँ आज पर्यटकों का इतना जमावड़ा हो रहा है, पर्यटक इतनी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर पहुँच रहे हैं कि कई बार पर्यटकों के रुकने के लिए जगह भी कम पड़ रही है। और इसका श्रेय यहाँ पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग उस G20 बैठक को दे रहे हैं जो कुछ महीने पहले यहाँ श्रीनगर में की गई थी, जिसके कुल मिलाकर जो पर्यटन उद्योग है वो जम्मू कश्मीर में अब फल फूल रहा है। और पिछले वर्ष जो पर्यटकों की तादाद पूरे साल भर 1,80,00,000 थी, आज बताया जा रहा है कि ये तादाद काफ़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि 6 महीनों के भीतर ही 1,10,00,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुँचे और लगातार पर्यटकों का अब जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और बुकिंग्स भी लगातार पर्यटकों की जम्मू कश्मीर के लिए जारी है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू एयरपोर्ट की होगी कायाकल्प। जम्मू एयरपोर्ट बनेगा विश्व स्तरीय एयरपोर्ट। करीब 523 करोड़ की लागत से जम्मू एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इस कड़ी में काम शुरू कर दिया गया है और आने वाले 2 से 3 साल के भीतर जम्मू को नया एयरपोर्ट मिल जाएगा। जम्मू एयरपोर्ट से ही श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के द्वार जाते हैं और जम्मू एयरपोर्ट से उतरने के बाद जो टूरिस्ट हैं वो लेह लद्दाख जाते हैं, डोडा किश्तवाड़ जाते हैं, अन्य ज़िलों में जाते हैं और प्रतिदिन हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट और श्रद्धालु जम्मू एयरपोर्ट आते हैं। वहीं अब जम्मू रेलवे स्टेशन के बाद जम्मू एयरपोर्ट भी जल्द ही विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बन जाएगा। अब यहाँ आने वाले टूरिस्ट पैसेंजर को जब जम्मू एयरपोर्ट आएंगे उन्हें जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति एयरपोर्ट पर दिखाई देगी और उन्हें महसूस होगा कि वो एक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।